हेलो दोस्तों, आपका द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बोर्ड पर मैंने लिखा है 92वीं गाली पनौती। मैंने 92वीं गाली कैसे गिन लिया? अपने देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने कर्नाटका चुनाव में कहा था कि कांग्रेस ने उनको 91 गालियां दी हैं, यानी उन्होंने गिन लिया है। तो मेरे लिए बड़ा आसान था कि उस पर बस अगला जोड़ दूं, क्योंकि कल राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही पनौती कह दिया, बल्कि यूं कहें कि दोहरा दिया, क्योंकि जिस दिन क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था उस दिन के बाद तो लाखों लोगों ने ट्विटर पर और अदरवाइज सोशल मीडिया पे पनौती शब्द का प्रयोग कर दिया था, जिसकी मैंने आलोचना की थी कि अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए किसी गलत शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं जब भी इसकी आलोचना करूंगा तो दो और बातें साथ में ही कहूंगा कि इस ट्रेंड की शुरुआत सबसे ज्यादा और एकमात्र प्रधानमंत्री पद पर रहने वाला अगर किसी व्यक्ति ने किया तो वो नरेंद्र मोदी जी खुद हैं। इन्होंने पुराने सभी प्रधानमंत्रियों को तो छोड़िए, मुख्यमंत्री रहते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को बहुत अभद्र भाषा से संबोधित किया था। लेकिन फिर भी हमें किसी से उसके बुरे आचरण को नहीं सीखना चाहिए। आज मैं एक दूसरे एंगल से पनौती शब्द पर चर्चा करूंगा कि पनौती का अर्थ क्या है, ज्योतिषीय अर्थ क्या है, इसका वास्तविक प्रयोग क्या है। अभी तो सामाजिक बोलचाल की भाषा में क्या है, अब इसका ज्योतिषीय अर्थ क्या है। लेकिन मैं कोई ज्योतिर्विद नहीं हूं, मैं ज्योतिष जानता नहीं हूं। हां, ज्योतिष में थोड़ी बहुत रुचि है, जैसे किसी को मिला मिला के अलिफ बेत पेते पढ़ने आए जैसे मुझे आता है, और इसलिए मैं कह दूं कि मैं उर्दू जानता हूं तो जानकार के सामने नहीं जानता हूं। हां, जो कुछ नहीं जानता उसको लगेगा कि बहुत जान रहे हैं। पहली बात तो यह है कि पनौती शनि ग्रह के गति से जुड़ा हुआ एक शब्द है। जब किसी के होरोस्कोप में शनि एक खास राशि पर होते हैं, और राशि क्या है, ये सब खगोलीय पिंड है, तो जब एक खास उस पिंड के पास होता है शनि, बहुत सारे पिंड हैं आगे पीछे करोड़ों अरबों हैं, और किसी भी ज्ञान को हम इस नाते नकार दें क्योंकि हम उस पर विश्वास नहीं करते, मेरी समझ से ये अवैज्ञानिक है, समझिएगा। क्यों अवैज्ञानिक है? कई एक लोगों का सुझाव आया हमारे पास कि इन चीजों को आप मानते हैं। विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान खोज में लगा हुआ है क्या किसी अन्य ग्रह पर जीव हैं? तो आप बताइए कि जो हम सैटेलाइट भेज रहे हैं वो ये मानकर भेज रहे हैं कि कहीं होगा, या ये मानकर भेज रहे हैं कि नहीं होगा? पहले तो मान रहे होंगे ना कि होगा, हो सकता है। तो किसी भी चीज को नकारने से पहले उसका समुचित अध्ययन या ज्ञान हो जाना चाहिए। हां, स्वयं को उससे डिटैच करना एक अलग बात है, स्वयं को उससे दूर रखिए, वो एक अलग बात है। बनौती का अर्थ शनि की विशेष स्थिति से है, और ये हर किसी के कुंडली में आता है। मैं इसको दिखा रहा हूं इस हॉरोस्कोप के माध्यम से। सैटर्न इस समय यहां पर है, मैंने शनि लिख दिया। शनि कहीं भी हो, किसी भी राशि में हो, 3 राशियों पर शनि की 7.5 चल रही होती है और 3 पर ढैया चलती है। कुल 12 राशियां हैं, 12 में से 6 पर, यानी कुल राशियों में से आधे पर पनौती चलती है। ये जान लीजिए आप। सरल व्याख्या करूंगा, वैसे भी मैं इतना जानता ही नहीं कि बहुत क्लिष्ट बात बताऊं। कानून में तो मुझे सोचना पड़ता है कि कितना कम बताएं। तो शनि यहां इस समय कुंभ राशि में चल रहे हैं, तो एक खाना पीछे यानी मकर राशि में, और एक खाना आगे यानी मीन राशि में। तो मीन, कुंभ और मकर, इन तीनों पर बड़ी पनौती 7.5 साल वाली चल रही है। वो 7.5 साल क्यों? 2.5 साल में एक राशि को पार करते हैं शनि, इनकी गति यही होती है। 30 साल में सारी राशियों को पार करते हैं। जैसे यहां से चल के यहां तक पहुंचने में 30 साल इनको लगते हैं। और ये यहां तक क्या है, आप खगोल शास्त्र पढ़िए, शनि कितने साल में चक्कर लगाता है सूर्य के, समझ में आ जाएगा। बुध कितने देर में लगा देता है, बहुत जल्दी लगा लेता है। मंगल उससे ज्यादा समय लेगा, पृथ्वी थोड़ा मंगल से कम समय लेगी। क्योंकि यूं देखिए, ये सूरज है, सूरज के बाद सबसे नजदीक बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर इसके बाद यूरेनस और नेपच्यून, उसके बाद प्लूटो था। तो ये इसका चक्कर बहुत बड़ा होगा, इसमें समय लगेगा। ये है शनि, और ये पृथ्वी है आपके तीसरे नंबर पे।
चौथे नंबर पे मंगल है, तो पृथ्वी से ज्यादा समय मंगल लेगा। तो यही ग्रहों की गतियां यहीं से बताई गई, इन्हीं को ग्रह माना गया है। रुके रहिएगा, बहुत मजेदार मैं पॉलिटिकल बात बताऊंगा। ज्योतिष पर तो थोड़ी सी चर्चा यूं ही कर दे रहा हूं, लेकिन मैं बताऊंगा पॉलिटिकल सच्चाई। देश के साथ बहुत अच्छा होने जा रहा है मेरे दोस्तों, बहुत अच्छा होने वाला है, सुनिएगा अभी आप। और ये आप सबके सहयोग से हो रहा है, खासकर जो मेरे दर्शक हैं उनका तो बहुत बड़ा सहयोग है। क्योंकि जितने तर्क बुद्धि लोग हैं, जब शनि की 7.5 समाप्त होती है, जिसको पनौती कहते हैं, पनौती जब हटती है तो मनुष्य के अंदर न्याय की क्षमता आती है, न्याय की भावना आती है, बहुत तेजी से न्याय बढ़ जाता है, तर्क बढ़ता है। तो जिन लोगों के अंदर तर्क और न्याय बढ़ रहा है, समझिए पनौती उनके यहां से जा रही है, जान लीजिएगा आप। अभी बताऊंगा इसमें क्या हो रहा है। और यहां चूंकि शनि यहां बैठे हैं, तो यहां से 3 राशियों पर इनकी दृष्टि होती है। तीसरी दृष्टि 1, 2, 3 मेष, 7वीं दृष्टि तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 सिंह राशि, और 10वीं दृष्टि 7, 8, 9 और 10 वृश्चिक राशि। मेष राशि, सिंह राशि और वृश्चिक राशि पर छोटी पनौती चल रही है, जिसको जो 2.5 साल की होती है। आप कहेंगे सर इन पर बड़ी कैसे हो गई? जैसे किसी भी राशि पर जिस पर शनि है, उसके एक घर पहले और एक घर बाद तक शनि रहेगा, तो बड़ी पनौती चलती रहती है। यानी जिस समय शनि इस पर आया होगा तभी इनकी 7.5 शुरू हो गई होगी। फिर इस कुंभ पर चल रहा है, तब भी कुंभ राशि की 7.5 है, और यहां से हट के मीन पर जाएगा तब भी इनकी 7.5 रहेगी। इसी नाते 7.5 एक साथ 3 राशियों पर चलती है, जिस पर है उस पर, जिस उसके आगे वाले पे, उसके पीछे वाले पर। तो इस पर भी अब यहां है तब भी इनकी चल रही है, यहां था तब भी चल रही थी, जब यहां था तब भी, तो 2.5 ऐसे इनके लिए 2.5 तो हर राशि के लिए 7.5 साल की पनौती जिसको कहते हैं, बड़ी पनौती वही होती है, 7.5 ही कहते हैं। छोटी पनौती 2.5 साल की होती है, जहां शनि की दृष्टि जाती है। शनि की 3 दृष्टियां हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो जहां पे होता है उसको 1 गिनते हैं, उसके बाद आगे गिन लेते हैं। इस समय कुंभ राशि यानी 11 नंबर की राशि पर शनि चल रहे हैं। यहां से गिनेंगे तो 1, 2, 3, 1 नंबर आ रहा है, 1 नंबर का मतलब मेष राशि। फिर इसके बाद 7वां गिनेंगे तो 5 नंबर आ रहा है, 5 नंबर का मतलब सिंह राशि। और यहां से फिर गिनेंगे तो 6, 7, 8 का मतलब वृश्चिक राशि। और ये शनि की राशि है। ये शनि अपने ही राशि पर है, इनकी 2 राशियां हैं, मकर और कुंभ। तो इस समय शनि अपने राशि पर है, और मकर और कुंभ में अंतर यह होता है कि मकर में जब शनि आते हैं तो थोड़ा गड़बड़ करवाते हैं, लेकिन जब कुंभ में जाते हैं तो न्याय करने लगते हैं। कुंभ को न्याय का प्रतीक भी माना गया है, खुले विचारों का प्रतीक माना गया है, तर्क का प्रतीक माना गया है। खैर अनंत व्याख्याएं हैं, बहुत सारी बातें हैं, इसके में मेरा हाथ तंग है, थोड़ी बहुत जानकारी है, उसके हिसाब से मैंने बता दिया। अब आते हैं इसके राजनीतिक महत्व पर। मैं एक चित्र पहले आपको दिखाऊं और आप सबसे कहूंगा कि मेरे कहने पर आप उस व्यक्ति को सादर अभिवादन कर लीजिए, सादर अभिवादन। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, मैं स्वयं अन्ना आंदोलन में जंतर मंतर पर गया हूं इनके खिलाफ धरना में। मुझे लगता है कि हम लोगों पर पनौती आने वाली थी, इसी नाते हम लोग एक सुयोग्य प्रधानमंत्री के खिलाफ मोर्चा निकाल रहे थे, सुयोग्य के खिलाफ। जब पनौती आती है, ज्योतिष के हिसाब से बता दे रहे हैं, तो आपको पहले वो परेशान करती, पहले आपसे गलत निर्णय लिवाती है, आप अनाप शनाप निर्णय लेते हैं, फिर उस गलत निर्णय का दंड झेलते हैं आप। ये मैं ज्योतिषी बात बता रहा हूं, इसको राजनीति से जोड़िएगा, एकदम सटीक बैठ जाएगा। और कोई ये मत सोच लेना कि मैं कोई ज्योतिषी हूं, जी नहीं, मैं ज्योतिषी नहीं हूं, मैं कानून का विद्यार्थी हूं, कानून की किताब लिखता हूं, कानून की बातें पढ़ाता हूं। हां, एक बात कह सकता हूं कि इस देश में बहुत से ऐसे संत महात्मा हैं जो वेद और पुराणों पर बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। मुझे कोई गर्व और अभिमान नहीं है, लेकिन मैं आज़ादी के पहले और उसके बाद बनाए कानूनों पर लगभग उसी तरह का विद्यार्थी हूं। तो हमें इनसे क्षमा क्यों मांगनी चाहिए? इतना विनम्र व्यक्ति, इतना विद्वान व्यक्ति और इतना दरिद्र घर से पैदा हुआ व्यक्ति, भारत पाकिस्तान के विभाजन में पाकिस्तान से आए हुए हैं, लाल कृष्ण आडवाणी भी पाकिस्तान से आए हुए हैं। उन्होंने हिंसा का रास्ता चुना, मुसलमानों से बदला लेने का चुना। ये सिख है ना, इन्होंने गुरुओं का मार्ग पकड़ा। कभी इनके मुंह से आपने सुना कि हमारा घर पाकिस्तान में उजाड़ दिया, हम यहां कत्लेआम कराएंगे? नहीं।
लेकिन हम लोगों ने एक अन्ना हजारे के चक्कर में पड़ के और न जाने कितने और नेताओं के चक्कर में पड़कर कौन कौन से संगठन उसमें शामिल थे सब खुलासा होगा। ये शनि महाराज सब खोल देंगे। ज्योतिष में मेरा इतना यकीन है, और ये यकीन कोई आस्था का नहीं है मैं उस विज्ञान को जानता हूं जहां से ग्रह नक्षत्र से चीजें परिवर्तित होती हैं। आप देखिए, एक समय ऐसा आया है जब पूरी दुनिया में तानाशाही प्रवृत्ति के नेता बैठने लगे हैं। अभी ऐसा समय आएगा कि सारे तानाशाही नेता एक्सपोज्ड हो जाएंगे। अगर ये नहीं एक्सपोज होते ना, तो पनौती जिसको कह दिया गया है, कह देने पर कहने वाले को जनता दौड़ा लेती। याद है, था कभी। ये सब व्यक्ति का भी प्रयास है, सोच बदलती है, समय के साथ सही बातें आती हैं, उजाला होता है। तो खैर, हमें इनसे इसलिए क्षमा मांगना चाहिए कि हमने इन पर जितने आरोप लगाए, इस बेचारे ने बड़ी विनम्रता से सब सुना, सहा, किया, बदलाव किया। याद करिए, अपने 2-2 मंत्रियों को बर्खास्त करते हैं। सरकार इनके अल्पमत की है, गठबंधन से सरकार चल रही थी। डीएमके अगर निकल जाती तो सरकार गिर जाती। ए राजा जेल में गए, डीएमके प्रमुख की बेटी कनिमोझी जेल में गई। आरोप सब झूठा था, सारा झूठा निकला, और यहां का मीडिया उसको प्रपंच रच दिया। हम लोग नाचने लगे, सरकार बदलो, सरकार बदलो। तो आपसे पहले गलत निर्णय हुआ, आपसे मतलब देश से, कि आप योग्य व्यक्ति का अपमान किए, और फिर इसके बाद आपने खूब झेला। मैं इनकी एक सबसे अच्छी चीज बता दूं, वैसे तो इनकी इतनी अच्छी कानून है। एक बात मैं कानून के विद्यार्थी के नाते बता दूं, सबसे अच्छे कानून पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में बने, क्योंकि बहुत सारे कानून बनाने थे। इंदिरा गांधी के जमाने में भी बने, लेकिन उसके बाद सबसे अच्छे कानून जो लोकतंत्र को बहुत मजबूत करने वाले हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में बने हैं। सूचना अधिकार अधिनियम, जिसको आज कुचला जा रहा है, भगाया जा रहा है सूचना लेने से, सूचना लेने वाला का मर्डर हो जा रहा है। क्या जरूरत थी इनको अपने ही सरकार के खिलाफ सूचना लेने का अधिकार देने वाला कानून बनाने की? सूचना अधिकार अधिनियम 2005, बेटियों को जमीन में हिस्सा देने वाला कानून, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005। काम करने जाती थी बेटियां, महिलाएं, छेड़खानी होती थी। सदियों से कुप्रथा रही है, खेतों में काम करने वाले हमारे कमजोर समाज के लोगों के साथ हमेशा से होता रहा है। मैं तो खुद किसान का बेटा हूं, मैंने बहुत सारे ऐसे दुराचार सुने हैं, देखे हैं। मैं ऋणी हूं भगवान का कि मैं ऐसे माता पिता के यहां जन्म लिया कि जो मुझे हमेशा इस बात की ताकीद किए कि ऐसी कोई गलती कभी मत करना, सबको सम्मान की नजर से देखना। लेकिन होता रहा है। कार्यस्थल पर महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 पारित करने वाली सरकार के प्रमुख। और अगर जब ये भारत के वित्त मंत्री थे नरसिम्हा राव के जमाने में, जब पी.वी. नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, तो ये वित्त मंत्री थे। आज जो हम लोग इतने सारे जूते चप्पल पहन के फेंक दे रहे हैं बिना फटे, जो इतने सारे कपड़े पहन के फेंक दे रहे हैं, जो पूरे भारत के मजदूर पट्टी में मोटरसाइकिल सबके पास हो गई है, सब लोग जाड़े में रजाई ओढ़ ले रहे हैं, कपड़ा पहन ले रहे हैं, उस तरह का आर्थिक बदलाव कर देने का श्रेय मनमोहन सिंह जी को है। आज कुछ लोग ये कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन तो नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जी की सरकार ने शुरू किया था। आज ही मैं चिंतन कर रहा था, थोड़ा इस पर बोल लेने दीजिए और सुन लीजिए। जी हां, प्राइवेटाइजेशन किया था, लेकिन सरकारी विभागों को प्राइवेट नहीं बनाया था। जहां कोई सरकार काम नहीं कर पा रही थी, उसको प्राइवेट लोगों के हाथ में दिया था। जैसे टेलीकॉम डिपार्टमेंट, उसके पहले कहीं फोन नहीं था, तो बीएसएनएल को भी बढ़ा दिया और लगे हाथ प्राइवेट भी दिया सबको, ताकि जल्दी से पूरे भारत में हो जाए। जैसे टेलीविजन, जो प्राइवेटाइजेशन हुआ टेलीविजन का, तभी सबके घरों में टेलीविजन पहुंच गया। तमाम गाड़ियां जो भारत में आ गई हैं हर जगह, कहां से आ गई? जब इन्होंने गाड़ियों के लिए विदेश का रास्ता खोल दिया कि भाई जापान की कंपनी अपनी गाड़ी ले आएगी, तो गाड़ी लाएगी तो यहां का वही आदमी खरीदेगा जिसके पास पैसा होगा, प्लस वो आदमी खरीदेगा जिसके यहां सड़क होगी। तो वो अपनी गाड़ी बेचने के लिए वो लोग निवेश करके सड़क बनवाए हैं भारत में। आपको क्या लगता है हमारे आपके टैक्स के पैसे से सड़क बन रही हैं? तो ये तरीका खोला। लेकिन टोल प्लाजा इनकी सरकार ने उस समय नहीं लगवाया था। टोल प्लाजा उसके बाद वाली सरकार लगाती है।
हम उसको बहुत गलत नहीं मान रहे हैं। तो प्राइवेट को लाना बुलाना गलत नहीं है, सरकारी कंपनियों को प्राइवेट कर देना, वो भी जो मुनाफे में है, ये देश के साथ गद्दारी है, ये राष्ट्रद्रोह है, धोखा है। चलते हैं। तो इस व्यक्ति से तो मैं चाहूंगा कि जो लोग भी अन्ना आंदोलन के बहकावे में आकर इनके खिलाफ नारा लगाए, उन सबको क्षमा मांग लेना चाहिए। हम लोगों से बहुत बार गलतियां हो जाती हैं। हम जाति धर्म के चक्कर में पड़कर या झूठी खबरों के चक्कर में आकर किसी अच्छे व्यक्ति को गलत मान बैठते हैं। सोचिए, एक व्यक्ति वो है जो अपनी गालियां गिन रहा है, 91 हमको दी जा चुकी हैं। इन्होंने कभी कहा कि हमको कितनी गालियां दी गई, क्या क्या आरोप नहीं लगे। तो अब हम चलते हैं आज के पनौती वाली चर्चा पर। और पनौती की चर्चा यह है कि पनौती शनि से जुड़ा हुआ है। शनि ग्रह जब स्थान मैंने बता दिया कि उस खास स्थान पर होता है, तो 3 जगह जहां दृष्टियां डालता है वहां छोटी पनौती, और जहां बैठा होता है वहां उसके अगल बगल बड़ी पनौती चल रही होती। बड़ी पनौती मतलब 7.5 साल। अब पनौती के लाभ क्या हैं, जो देश को अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। अब मुझे पूरा विश्वास है कि मिलेगा। यह ज्योतिषी विश्वास नहीं है, ज्योतिष में विश्वास है, लेकिन ज्योतिष का मेरा ज्ञान नहीं है। मुझे विश्वास इस पर है, इस पुस्तक पर। और मैं बहुत खुश हूं अपने श्रोताओं के शब्द सुन करके। यकीन मानिए, मुझे बहुत डर लग रहा था कि संविधान अगर नुच जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, संस्थाएं खराब कर दी जाएंगी, तो फिर ये देश कितना पीछे जाएगा, कहां जाएगा। ये खंदकों में से हम लोग बाहर आए हैं। और कोई ये भ्रम में है कि वो जो दौर था वो ब्राह्मणों के लिए फायदेमंद था। जी नहीं, एकदम गलत बात है ये। जितनी जल्दी इस मूर्खतापूर्ण कवायद से निकल जाए ब्राह्मण, वो उनके लिए, देश के लिए, सबके लिए भला होगा। मैं इस पर वीडियो बनाकर अपने पूरे विचार, तर्क, सुझाव सब समझाऊंगा। आप निकलिए उस गंदी खोह से। ठीक है, कुछ ऐसे मान्यताएं होती हैं जिसके खिलाफ जा पाना मनुष्य के बस की बात नहीं होती है, तो ठीक है, हम उनको उतनी दूर तक स्वीकार कर लेंगे, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। कोई उससे भी ज्यादा विरोध करना चाह रहा हो कर ले, उसका साहस है, हम उसको खराब नहीं मानते। लेकिन जैसे शेष जनता अंतिम संस्कार कैसे करेगी, शादी विवाह कैसे करेगी, पूजा पाठ कैसे करेगी, ठीक है, इतना तक ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। असमानता, भेदभाव, हक वंचना, ये बिल्कुल ठीक नहीं। और वहां तक भी जो न माने उसको पूरी छूट होनी चाहिए। हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भी हैं, और जो मूल धर्म भारत का है वो भी यही सिखाता है कि अच्छे रास्ते पर केवल चलो। हां, चाहे कितना बड़ा टीका लगा लो, चाहे कितना बड़ा माला हाथ में ले लो, चाहे कितनी बार 5 बार नहीं 25 बार अजान कर लो, चाहे जितना गुरु ग्रंथ साहब पढ़ लो, चाहे जितने जो है सफेद कपड़े पहन के चर्च में पूजा कर लो, गलत करोगे, व्यभिचार करोगे, दुराचार करोगे, तो उस चद्दर को खींचकर बाहर रखा जाएगा, दूर रखा जाएगा, ताकि उस पवित्र चद्दर को गंदा न होने दिया जाए, और तुम्हें खींचकर सीखचों में डाला जाएगा। देश का कानून ऐसा होना चाहिए, है ऐसा बना हुआ है। तो फिर से राजनीति को ज्योतिष से जोड़कर बता देते हैं थोड़ा सा, कि शनि की 7.5 जब आती है तो गलत निर्णय कराती है, और फिर उन्हीं गलत निर्णयों का भुगतान आप करते हैं, प्राणी भुगतान करता है। हम सारे देश के लोग हैं। अन्ना आंदोलन के दौरान और उससे आगे पीछे जो षड्यंत्र रचा गया था उस समय की सरकार के खिलाफ, जिसमें मैं खुद भागीदार हो गया था, भ्रमित हो गया था, तो मैं एक ऐसे न मान लूं कि शेष जनता भ्रमित हुई होगी। फिर हम लोग लोक लुभावन नारों में पड़ गए। 50 दिन का समय दो, नोटबंदी से देश अच्छा हो रहा, कुछ नहीं अच्छा हुआ। नोट इतनी खराब हो गई कि लगता है कि रद्दी नोट है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 2016 के नोटबंदी के बाद जो नई नोट प्रचलन में आई है भारत में, इतनी गंदी नोट करेंसी पूरे दुनिया में किसी मुल्क की नहीं होगी, पूरी दुनिया में नहीं होगी। तो पनौती जब अपने चरम पे चलती है तो बहुत ज्यादा परेशान करती है। किसानों पर वह दमनात्मक उपाय अपनाए गए थे जो अंग्रेजों ने कभी अपनाए होंगे। कीलें ठोकी गई थी सड़क पर। किसके देश के किसान थे? अपने देश के। और जो प्रधानमंत्री, कभी सुना ही नहीं उन किसानों को, अपने देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री, वो कह रहा था सब खालिस्तानी हैं,
अराजकतावादी हैं, आतंकवादी हैं। इतना अपमान अपने देश के चुने हुए प्रधानमंत्री से खुद का हमारा हुआ। और फिर हद तो तब हो गई जब गाड़ी चढ़ा दी गई। ये किसानों का हाल। अब आप आइए माताओं बहनों का। कोई भी ऐसा रेप कांड नहीं हुआ जिसमें सरकार बलात्कारियों के पक्ष में खड़ी न दिखाई दी हो। सरेआम हर तरह से, हर स्तर पर। उत्तर प्रदेश में सेंगर के खिलाफ एक मुकदमा आया था। सुप्रीम कोर्ट को उसे उत्तर प्रदेश से ट्रांसफर करके भेजना पड़ा दिल्ली कि यहां न्याय नहीं होगा। यह किसको तमाचा था, किसको तोहमत थी? कोई दंगा में वो रेप नहीं हुआ था कि हां भाई सरकार दंगाइयों को बचा सकती है। सामान्य सा वो रेप था, मतलब आमतौर पे होने वाला रेप था। वो आमतौर इस नाते कह रहा हूं कि कोई सामाजिक घटना वगैरह में नहीं हुआ था तो बहुत गंदा। और आगे बढ़ करके बिल्किस बानो के गुनहगारों को छोड़ा गया। शनि न्याय के देवता हैं। इन मूर्खताओं का दंड मिलेगा। देश ने गलत निर्णय लिया, देश को मिला। जिन लोगों ने यह गलत निर्णय लिया है, क्योंकि एक बार में 6 ही रास्ते पर चलते हैं ना, और पनौती के दौरान भी देते भी हैं अच्छे से। अगर अच्छा निर्णय लेंगे तो अच्छा देंगे, ये माना जाता है। ये माना जाता है कि शनि न्याय के देवता हैं, वो सब न्याय कर देते हैं, चक्की में डाल के पीस देते हैं। और फिर पीस करके क्या करते हैं, आपको साफ करके चमका देते हैं। अगर आप सही थे अंदर से तब तो चमकेंगे, और गलत थे तो डूब जाएंगे, रसातल में चले जाएंगे। तो मुझे लगता है कि न्यायपालिका देश की समृद्ध होने वाली है। विपक्ष बहुत तेजी से मजबूत होने वाला है। मैं फिर से दोहरा दूं अपने एक वाक्य को जो मैं पहले की वीडियो में बोला हूं कि सत्ता पक्ष तो हर तंत्र में होता है। लोकतंत्र के लिए विपक्ष अनिवार्य है। वो विपक्ष है तभी लोकतंत्र है, अन्यथा वो तानाशाही है। तो विपक्ष मजबूत होने वाला है। जो तमाम बेटियों को न्याय नहीं मिला, एक ऐसा दौर आने वाला है, बहुत जल्दी एक दौर आएगा जब, देखिए आप खुद देख लीजिए, मैं इसको ज्योतिष से जोड़ पा रहा हूं नहीं पा रहा हूं, वो न मेरी क्षमता है न मेरा उद्देश्य है। मैं तो एक चूंकि शब्द निकल पड़ा तो लगा कि इसके जरिए थोड़ी सी सूचना, थोड़ा सा ज्ञान सबको हो, चाहे आस्था हो न हो, लेकिन जानकारी होनी चाहिए, अर्थ तो पता हो। आप बताइए, आप सब लोग मेरे दर्शकों में से कोई 50 साल के भी होंगे, कोई 60 साल के भी होंगे, कोई 75-80 साल के भी होंगे, तमाम उन सबको प्रणाम मेरा। और कोई युवा भी होंगे, कोई 15 साल का बच्चा भी होगा, कोई हमारे बराबर उम्र के होंगे, कोई 22, 23, 24, 25, 35 साल के होंगे। तो ये इसको पढ़ने की भूख इसी समय क्यों जग गई है? जानते हैं क्यों जगी है? क्योंकि आपके मन में न्याय की तड़प उठी है। और न्याय की तड़प कब उठी है? जब अन्याय होता है। आप रोशनी कब जलाने जाते हैं, स्विच की तरफ कब देखते हैं? जब आपको रोशनी चाहिए, जी हाँ जी नहीं, ये दोनों बात बोल रहे हैं, जी हाँ जी नहीं, जी हाँ दोनों बात बोल रहे हैं। आप दीपक कब जलाते हैं? जब रोशनी चाहिए। और रोशनी कब चाहिए? जब अंधेरा है। अब बात पूरी हुई। तो आप दीपक कब जलाते हैं, स्विच की तरफ हाथ कब जाता है? जब आपको रोशनी चाहिए और अंधेरा हो। संविधान की तरफ जो दौड़े हैं लोग ना, बाबा साहब की तरफ दौड़े हैं लोग, बड़ी तेजी से बाबा साहब की तरफ दौड़े हैं। मैं पहले बहुत चिंतित होता था कि इन महापुरुषों का नाम डूब जाएगा, इतने पढ़े लिखे। मतलब मैं संविधान सभा के विद्वानों को देखने लगा, कोई ऐसा नहीं है जो केवल ग्रेजुएट हो। नो, ग्रेजुएट नहीं, सब पोस्ट ग्रेजुएट, एक्सपर्ट। और कोई बड़ी ई की जगह छोटी लगाने वाली गलती करने वाला था ही नहीं वहां। और उनको हम गालियां दे लेते हैं। ये पाप नहीं है तो क्या है? चाहे उनके विचार से आप लाभान्वित हो पा रहे हो, नहीं हो पा रहे हो सकता है कि वो समाज को मनाने के लिए कोई ऐसी बात कहे हो जो आपको खराब लग रही हो, तो उस बात को छोड़ के शेष बातों के लिए उनका आदर हम कर लें। और वो कहां कह रहे हैं कि उनकी आलोचना मत करो? उन्होंने ही तो हमको आलोचना सिखाई है कि खुद के भी करो, करना सीखो। तो वो जितने भी हैं सब समग्र रूप से सब आदर के पात्र हैं।
सब। मैं भी एक दिन सोचने लगा कि बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया गया। अब मैं थोड़ी तार्किक बात कर रहा हूं लेकिन भावनात्मक ज्यादा है। फिर मैं सोचा कि ठीक है, भारत रत्न नहीं दिया गया, मान लेते हैं कि भारत रत्न वोट के ताकत के हिसाब से दिए जाते रहे हों, मान लेते हैं कि उस समय बाबा साहब की लोकप्रियता समाज में उस तरह से न रही हो जैसी आज हो गई है, क्योंकि जब लोग पढ़े लिखे तब उनका महत्व समझे, अन्यथा समाज नहीं समझ पा रहा था कि उन्होंने क्या कर लिया है। लेकिन बाबा साहब के विचारों पर अगर उनके जाने के बाद सरकारों को चला दिया गया, 70% चलाया गया, 60% चलाया गया, लेकिन चला दिया गया, इससे बड़ा भारत रत्न क्या है भाई उनके लिए? आप बताइए, उनको हम हजारों भारत रत्न दे दें और इसको हटा दें और फिर उनको कोई शक्ति ऐसी हो कि वो आए वापस और कहा जाए कि आपके लिए ये 1000 भारत रत्न रखे हैं, वो भारत रत्न खोजेंगे कि संविधान खोजेंगे? बताओ मेरे साथियों। इसका यह मतलब नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि नहीं, अगर भारत रत्न नहीं दिया गया तो उसको हम क्षमा कर दें, जी नहीं, लेकिन यह भी तो देखें कि यह बचा था कि नहीं। फिर भी हम कहेंगे क्यों नहीं दिया, कहेंगे, आलोचना करना छोड़ना नहीं है। ये बचा है तो वो खुश हैं। मैं बार बार कहता हूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की बड़ी मूर्ति हम दिखाएंगे और कहेंगे कि हे सरदार वल्लभ भाई पटेल, आप आइए, आपकी इतनी बड़ी मूर्ति है। वो आ गए, मान लेते हैं, कल्पना करिए, आ गए, अपनी मूर्ति देख रहे हैं और फिर देश को देख रहे हैं, लिंचिंग हो रही है। ये क्या होती है, शब्द तो जानते ही नहीं हो। वो क्या है कि भीड़ मार डालती है। अच्छा, और नेता क्या करते हैं? नेता कहते हैं मारो, मारने वाले अपराधी के मर जाने पर तिरंगा लपेटने जा रहे हैं, और फिर दौड़कर पकड़कर इसको ना रोने लगेंगे लपेटकर। और फिर कल्पना करिए कि उनके छाती से इसको खींचकर वही नेता संविधान की शपथ लेता हूं कि संविधान की रक्षा करूंगा। ये उनका पवित्र संविधान उस मंत्री के हाथ में है जो लिंचिंग की पुकार कर रहा है, जो मारो काटो की आवाज निकाल रहा है, जो बलात्कारियों को बचा रहा हो, वो इसी की शपथ लेकर एक काम कर रहा है। वो न्यायाधीश इसकी शपथ लेकर न्यायपालिका में जज बन रहा है, जो इसको तार तार कर रहा है। कल्पना जरा करके देखिए, संविधान सभा के सारे हमारे महापुरुष आ गए हों, हम नहीं डर रहे हैं, वो डरने लगेंगे। कौन सा भारत बन गया? ये सब हमारे संविधान का क्या प्रयोग कर रहे हैं? तो मैं खुश किस बात से हूं कि बहुत ही जल्दी अपना देश संविधान के और तर्क के न्याय की महत्ता को समझ रहा है, लौट रहा है। कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। जैसे भूचाल उधर से आया था वैसे इधर भी आएगा। सुनामी आने वाली है 2024 में, गारंटीड मैं बोल रहा हूं। लेकिन उस बार की तरह हमें बहकावे में नहीं आना है। ऐसे लोगों को टिकट न मिले जो कहीं गंदे नारे लगाए हों। देखिए, बहक जाना एक बात है, लेकिन बहकने का लाभ लेना ना, ये गलत बात है। अगर उधर से लाभ लेकर आए, जाओ प्रायश्चित करो बाहर। तो हमको ये सावधानी बरतनी है और संविधान और मजबूत हो जाए, इसके लिए इसकी अलख जगाते रहना है। इसके लिए तर्कवादिता बढ़ानी है। मैं ये कह सकता हूं कि भारत को अगर 4 वर्गों में बांटा जाए, 4 वर्गों में, सवर्ण, ओबीसी, एससी एसटी और मैं अल्पसंख्यक को अलग कर दे रहा हूं। तो अल्पसंख्यक, जबकि ये इसी में आते हैं, लेकिन मैं अलग कर ले रहा हूं। इस 9 वर्षों तक इनको पूरी तरह निशाने पर रखा गया, बुरी तरह निशाने पर रखा गया है। इनमें से कोई बचाने की बात नहीं किया, इक्का दुक्का किया। समुदाय के तौर पर कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। जबकि ये वोट देकर 40 साल तो ब्राह्मणों को बैठाए सत्ता में, फिर ओबीसी को 33 साल से बैठा रहे हैं, और जहां कहीं दलित नेता आगे हैं वहां भी ये वोट देते हैं। यानी चौथा के खिलाफ पहला, दूसरा, तीसरा
बचाने तो नहीं गए, लेकिन संविधान पकड़ के ना, मेरी इस बात से चाहे कोई सहमत हो ना हो, एक वर्ग के रूप में अगर मैं कहूं तो ये तीसरा जो है, जो SC ST है, वो सबसे मजबूती से इसको पकड़कर इस अंधेरेपन में, इस तूफानी दौर में, इस भूकंप के वातावरण में इस रोशनी को, इस दीपक को सबसे अगर कोई मजबूती से पकड़ा था तो हमारे SC ST भाई लोग। कुछ वहां भी जाहिलता के शिकार हुए और कुछ जानबूझकर जाहिल बने लाभ लेने के लिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि हर जाति वर्ग में अच्छे बुरे होते हैं। ऐसे ही बहुत सारे इन वर्गों में भी रोशनी दिखाने वाले लड़ रहे हैं, बहुत से लोग लड़ रहे हैं, लेकिन वर्ग के तौर पर नहीं। मैं खुद एक ब्राह्मण होकर के इसकी पुकार कर रहा हूं तो मैं ये नहीं कह दूंगा कि नहीं, ब्राह्मण पूरा का पूरा तर्कवादी इस समय हो गया, नहीं। एक समुदाय के तौर पर ब्राह्मण सही रास्ते पर इस समय नहीं है, और उनको सही रास्ते पर लाना केवल हमारा ही कर्तव्य नहीं है, सबका कर्तव्य है, देश का कर्तव्य है। जो कहीं बिगड़ा हो उसको सही रास्ते पर लाया जाएगा। तो उम्मीद है कि देश के प्रधानमंत्री जो अपने लिए 92वीं गाली गिन रहे हैं, वो देश की जनता पर जो अत्याचार उनके शासन में हुए हैं उनको भी गिनते होंगे। जो लाठियां मारी गई, बलात्कार या यौन उत्पीड़न के शिकार पीड़ित लोगों के द्वारा पुकार मचाने पर, जो लाठियां बरसाई गई, पेपर लीक होने के ना पर, आउट हो जाने पर, फिर वैकेंसी कभी ना आने पर पुकार मचाने वाले विद्यार्थियों पर, जो ट्रेन में वरिष्ठों का रिजर्वेशन में जो छूट थी, जो टिकट में दाम कम था, हटा देने पर, जो तमाम बेरोजगारों ने नौकरी के लिए आंदोलन किया और पिटे गए, जो 112 यूपी में 112 नंबर में जो संविदा पर काम करती हैं लड़कियां, जो सुबह से शाम 12 घंटे की ड्यूटी करती हैं 8 हजार में, सब ठेका पर नौकरियां हैं। ये सरकार सेना भी ठेके पर कर देगी, इनका ट्रेंड यही है, ताकि इनको पेंशन और वेतन न देना पड़े। और फिर क्या करेंगे, ठेकेदार तो कोई एक होगा ना, वो इनका आदमी हो जाएगा। तो नई जमींदारी पैदा हो रही है, संविधान खतरे में है, कई तरह से खतरे में है, खैर बताऊंगा आपको। तो ये जो लाठियां पड़ी हैं इनको भी गिन रहे होंगे, जो कीलें गाड़ी गई किसानों को रोकने के लिए वो गिन रहे होंगे, जो तमाम बेगुनाह नेता जेलों में ठुसे पड़े हैं और तमाम वो नेता जिनको इन्होंने खुद करप्टेड कहा था, वो इनके साथ चले जाने पर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री बन के बैठे हुए हैं। ये सब भी उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री जी गिन रहे होंगे। ये भी गिन रहे होंगे कि जिस समय भारत के आम जनता की कमाई कम हो रही है, देश में लोगों का जीवन कम हो रहा है, लेकिन देश आर्थिक विकास पर जा रहा है और 2-3 पूंजीपति का विकास हो रहा है, यानी पूरे देश तो का विकास तो हो रहा है, लेकिन वो सारा विकास कुछ लोगों के हिस्से में जा रहा है। इसी नाते आम जनता का हिस्सा कम है, पीछे जा रहा, नीचे जा रहा, जीवन नीचे जा रहा है, उनका ऊपर जा रहा है और भारत का भी ऊपर जा रहा है। आंकड़ा दिखा दिया जाता है कि भारत का तो ऊपर जा रहा है। अरे ऊपर किसके लिए जा रहा है? उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री जी इन चीजों को भी गिन रहे होंगे। वैसे तो बहुत देर हो चुकी है। 3 दिसंबर के परिणाम के बाद कुछ लोग कह रहे हैं कि आप अपनी बातों में राजनीतिक बात कर दे रहे हैं। जी हां, मैं कोई पत्रकार नहीं हूं, मैं शिक्षक हूं, वकील हूं। मुझे जैसा लग रहा है मैं बोलूंगा, किसे वोट देना चाहिए मैं खुलकर बोलूंगा। मैं पत्रकार नहीं हूं कि मैं केवल जनता से पूछूंगा। जो पत्रकार हैं वो तो चापलूसी कर रहे हैं। मैं शिक्षक हूं, इस नाते भी बताऊंगा देश को क्या करना चाहिए। देश को क्या करना चाहिए? देश को चाणक्य का सम्मान करना चाहिए। फर्जी लोगों को चाणक्य कह के चाणक्य का अपमान नहीं करना चाहिए। किसको हम चाणक्य कहते हैं? रोज चाणक्य का चरित्र और आज के जिसको चाणक्य कहते हैं, दोनों का चरित्र एक है। चाणक्य ने किसको महाराज बनाया, सम्राट बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य को। आज का चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पूरा भारत अखंड हो गया, मजबूत हो गया, समृद्ध हो गया, तब वो कुर्सी छोड़कर चला गया जंगल, जैन धर्म अपना लिए थे। और आज का चंद्रगुप्त जो के नाम पर जो बना हुआ चाणक्य ने जिसको बनाया है, वो लाखों के सूट अपने पहन लेता है। सैलरी तो होती नहीं प्रधानमंत्री की इतनी, और अगर चंदे का पहन रहा तो चंदे का हिसाब दे दे, क्योंकि ये करप्शन में आता है। लोक पद पर बैठा व्यक्ति अगर उपहार ले रहा है तो उसका हिसाब किताब देना पड़ेगा।
ये सब कानून में है। लेकिन जिन पर इन कानूनों के रखवाली की जिम्मेदारी है, जब वही ये सब काम कर रहे हैं तो देश में करप्शन कितना फैल गया होगा, ये जब सत्ता बदलेगी तब समझ में आएगा। कुछ लोगों को आज ये बातें बुरी लग रही हैं, हमें उनकी परवाह नहीं है, लगती रहे। कुछ लोग जो ये कह रहे हैं कि कहीं आपको जेल में न डलवा दें, ये तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप बताइए, पंडित नेहरू जब इसके लिए आंदोलन कर रहे थे, महात्मा गांधी कर रहे थे, सरदार पटेल कर रहे थे, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी कर रहे थे, क्या जरूरत थी? इतनी बड़ी बड़ी डिग्री लिए थे, उस जमाने में इन लोगों की अकूत संपदा हो जाती थी भी। क्या जरूरत है आकर के जनता के लिए अंग्रेजों से लड़ने की और जनता के लिए जनता के ही दूसरे वर्ग से लड़ने की? देश आजाद हो गया, संविधान लिख गया। बाबा साहब को जरा सोचिए, संविधान लिख गया, अपने जाति वर्ग के लिए जितना अच्छा लिख सकते थे लिखवा लिया, पारित करवा लिया उन्होंने। फिर महिलाओं के लिए काहे को परेशान थे भाई? खुद तो महिला थे नहीं। अरे ये महानायक होते हैं जो दूसरों के दर्द के लिए परेशान होते हैं। इस्तीफा दे दिया, वो आदमी क्या नहीं किया महिलाओं के पक्ष में कानून बन जाए। और इसी की देन है कि आज महिलाएं स्कूटर पर फर फर घूम रही हैं। नहीं, इससे ज्यादा समृद्ध है सऊदी अरब। महिलाओं को कार चलाने की छूट नहीं थी, अब वहां का एक राजा तार्किक और न्यायी हुआ है तो उसने लाइसेंस दिया है। तो ठीक है, कोई कार्रवाई होगी तो देखा जाएगा, अच्छी बात है। लेकिन देश जाग रहा है, और जब देश जागता है तो गलत रास्ते पर चलने वाले डरने लगते हैं, छुपने लगते हैं, भागने लगते हैं, चोला बदलने लगते हैं, राह बदलने लगते हैं। इस नाते डरने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। डरने की तो तब भी जरूरत नहीं होती जब पहले दिन अलख जगाने की जिम्मेदारी होती। हम लोग तो एक जल रहे मसाल में केवल तेल डाल रहे हैं। ठंड सर्द हवाओं से बचाने वाले तो इसको बचाकर आज तक जलाए हुए हैं। कौन बोलेगा, कौन आवाज उठाएगा? सब लोग मिलकर आवाज उठाएंगे, उठाना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।